अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी मुक़द्दस मूर्ति बाय रिजवान अली सोमरो। लास्ट एपिसोड। घर पहुंचा तो एक नई मुसीबत उसकी मुंतज़िर थी। उसके फ्लैट को बाहर से पुलिस एहलकारों ने घेरा हुआ था। इंस्पेक्टर हमाद ने उसको आते हुए देखा तो दूर से ही आवाज़ लगाई, कहाँ हो? मैं तुम्हारी वापसी की राह देख रहा था, क्योंकि कम अज़ कम मैं इतना तो ख्याल रखूंगा कि तुम्हारे घर की तलाशी तुम्हारी मौजूदगी में हो। तलाशी? दरगोश ने हैरत से उसकी शक्ल देखी। हाँ, हमाद की आवाज़ में दर्द था। मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि ये दिन देखना पड़ेगा। ओह, तो तुमको मूर्ति के लिए भेजा गया है? हाँ दोस्त, शौक से तलाशी लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। उसका लहजा तल्ख हो गया। इतना कहकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा अकबर ने खोला था और दरगोश को देखकर उसने एक गहरी सांस ली और फीकी सी मुस्कुराहट से बोला, बाबू, ये आपका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, ये इन लोगों की मेहरबानी है। दरगोश ये कहते हुए मुस्कुराया और अंदर दाखिल हो गया। इसके बाद पुलिस वाले भी अंदर दाखिल हो गए। दरगोश ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया। इब्तदाई इश्क है, होता है क्या? आगे आगे देखो होता है क्या? दरगोश गुनगुनाया। लेकिन मिस्टर दरगोश, हमाद ड्रामाई अंदाज में बोला, अब जो होने वाला है वो भी अच्छा नहीं है। क्या मतलब? दरगोश उसकी तरफ घूम गया। ये तुम्हारे बेड के नीचे थी। इतना कहकर हमाद ने अपने छुपे हुए हाथ आगे कर दिए। उसके दाएं हाथ में सांप की मूर्ति थी। कमरे में मौत की सी खामोशी छा गई। दरगोश के साथ साथ अकबर भी आंखें फाड़े उस मूर्ति को देख रहा था। अब बोलो, क्या कहते हो? कुछ भी नहीं, जो भी तुम समझना चाहो समझ लो। जो भी करना चाहो करो, मेरी तरफ से इजाज़त है। तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुमको गिरफ्तार कर सकूं। मैं ये मूर्ति एसपी साहब को दे दूंगा और कह दूंगा कि तुम घर पर नहीं थे। नहीं, अपना फ़र्ज़ निभाओ तुम। मैं ये नहीं कर सकूंगा। हमाद की आवाज़ भराई हुई थी। फिर वो अपना साथियों के साथ रुखसत हो गया। उनके जाने के बाद अकबर के मुंह से निकला, बाबू ये सब क्या है? कुछ नहीं यार, तुम जाओ एक कप चाय बना कर ले आओ। पहले खाना खा लें, मैंने गोभी गोश्त बनाया है। मूड नहीं हो रहा। कल से आपने कुछ नहीं खाया। अकबर के लहजे में तशवीश थी। इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगे। मैं खाना ला रहा हूँ, पहले खाना और फिर चाय। दरगोश खामोश ही रहा। अकबर बिल्कुल ठीक कह रहा था। वो वाकई भूखा था। पैदर पे होने वाले वाकयात ने उसको मौका ही नहीं दिया था। थोड़ी देर के बाद अकबर खाना ले आया। खाने की सौंधी महक से दरगोश को वाकई भूख लगने लगी। हाथ मुंह धोने के बाद वो खाने पर बैठ गया। खाने के चंद ही लुकमे लिए थे कि दरवाजे की घंटी बज उठी। देखो कौन है? दरगोश ने अकबर को इशारा किया। अकबर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है? उसने पूछा। एक हमदर्द, बाहर से आवाज आई। दरगोश का हाथ जहां था रुक गया। चेहरे पर तफक्कर की लकीरें नजर आने लगी। इंस्पेक्टर हमाद ने मूर्ति एसएसपी के सामने रख दी और सादतमंदी से हाथ बांधकर एक तरफ खड़ा हो गया। तो यह है वो शाहकार जिसको देखकर लोगों की नीयतों में खोट आ रहा है। हमाद ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोश ही खड़ा रहा। बहुत ही पुरानी और कीमती मालूम होती है। मैं आज ही माहिरीन को बुलाता हूँ ताकि वो इस पर रिसर्च कर सकें। जी सर। क्या तुमने इसको दरगोश के घर से बरामद किया है? जी हाँ। हमाद ने सर हिलाया। तो तुमने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हमाद को इसी जवाब की तवक्को थी, इसलिए वो फौरन नहीं बोला। सर, वो घर पर नहीं था, उसके मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला था। एसपी ने कुछ सोचकर हुंकारा भरा। बच कर जाएगा कहाँ? आज नहीं तो कल वो ज़रूर हत्थे चढ़ी जाएगा। उसने एक जुर्म किया है जिसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल सर। अब तुम जा सकते हो मिस्टर हमाद। एसपी ने अपने मखसूस अंदाज में उसकी तरफ देखा। हमाद ने सलूट मारा और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद एसपी ने अपने पीए को इंटरकॉम कर दिया। फौरी तौर पर किसी आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाओ। मेरे ख्याल से प्रोफेसर दुरानी ही बेहतर होंगे। बहुत बेहतर जनाब, पीए ने इंटरकॉम पर जवाब दिया। इंटरकॉम रखने के बाद एसपी बड़े ही गौर से इस मूर्ति को देखने लगा। यकदम उसको ऐसा लगा कि जैसे उसकी चमकती हुई हीरे जैसी आंखों में जिंदगी की चमक दौड़ गई हो। वो कांप उठा। उसने घबराकर वो मूर्ति फौरन ही मेज पर रख दी और कमरे से बाहर निकल गया। नादिर महल में इस वक्त 6 अफराद मौजूद थे। इन 6 में जैक भी मौजूद था, जिसने 2 दिन कबल अपने तीनों साथियों को लाशों की सूरत में देखा था। वो बॉस की दावत पर नादिर महल में मौजूद था। नादिर महल में उसको अपने अलावा 3 और अजनबी सूरतें दिखाई दी थीं जो जुराइम पेश आई थीं। नादिर महल में लोगों को शायद इसी वजह से बुलाया गया था। हस्बे मामूल खाने पीने का इंतजाम मौजूद था। खाना देखकर जैक को अपने साथियों की याद सताने लगी, खासकर नागर। वह जैसा भी था लेकिन हमेशा अपने साथियों के काम आता था। अपने 3 साथियों की मौत से उसका दिल बुझा सा था। थोड़ी देर में बॉस की आवाज़ उभरी जो कि कदर बैठी हुई थी। मैं जानता हूं कि आज जैक तुम मेरी तरह उदास हो। उसकी भराई हुई आवाज़ हॉल में गूंजी। हाँ बॉस, मैं उनकी लाशों को भूल नहीं सकता। अगर मैं हाजत के लिए ना जाता तो मैं लाश बन जाता, जैक ने कहा। उन लोगों की वापसी नामुमकिन है, चुनाचे मैं जैक को तुम लोगों का हेड बना रहा हूँ और मुझे उम्मीद है तुम लोग जैक को शिकायत का मौका नहीं दोगे। बॉस की आवाज़ सुनाई दी। हम तैयार हैं बॉस, तीनों ने यक जुबान होकर कहा। शाबाश,
याद रखना, गद्दारी की सज़ा सिर्फ मौत और वफादारी का नाम बहुत ज़्यादा दौलत। बॉस की सर्द आवाज़ उभरी। मैं इस काबिल भी नहीं बॉस कि नागिर दादा का अशरे अशीर भी बन सकूं, मगर मैं कोशिश करूंगा, जैक ने भर्राई आवाज़ में कहा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब गौर से सुनो, अपनी वारदातों का सिलसिला उसी तरह जारी रखो जो कि हमारे मामूल के मुताबिक होती हैं, लेकिन मरकजी मंसूबा उसी मूर्ति के गिर्द घूमेगा। अब तुम्हारा काम यह है कि ये मालूम करो कि मूर्ति कहाँ है। इसके लिए दरगोश पर चील की निगाह बनकर मंडलाते रहो, और मुझे उम्मीद है कि उससे मूर्ति का राज ज़रूर मिलेगा। ठीक है बॉस। नागिर दादा की भी यही ख्वाहिश थी कि हम लोग दरगोश पर नज़र रखें, और मुझे उम्मीद है कि वह ज़रूर हमारे कब्ज़े में आ जाएगा। बहुत खूब, मुझे तुमसे यही तवक्को थी। बॉस की कदरे बैठी हुई आवाज़ सुनाई दी। ऐसा ही होगा। ये काम अब मैं नागिर दादा की रूह के सुकून के लिए करूंगा, जैकी ने पुरएतमाद लहजे में कहा। प्रोफेसर दुरानी का ताल्लुक मुल्क के बेहतरीन आर्कियोलॉजिस्ट में से था। उनके बहुत से तहकीकी मकाले अखबारात की जीनत बनते रहते। उनकी बहुत सी किताबें अब भी मगरबी ममालिक में पढ़ाई जाती थीं। बहुत सी मुर्दा तहजीबों की दरियाफ्त उन्हीं की बदौलत थी। 60 साल की उम्र में भी उनको इस काम से बेहद लगाव था। चुनाचे ये मूर्ति जब उनके पास लाई गई तो वो चौंक पड़े। उनकी आंखों में बच्चों की सी चमक दौड़ गई। दुरानी, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो। मैं चाहता हूं कि तुम रिसर्च करो कि ये मूर्ति कितनी पुरानी है और तुम्हारे ख्याल में कहाँ से लाई गई है। डीएसपी ने उनकी जानिब देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वेल डन, बहुत खूबसूरत। प्रोफेसर दुरानी ने उस पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। उनकी कैफियत बिल्कुल किसी बच्चे की तरह थी जिसे अपनी पसंद का खिलौना मिल गया हो। प्रोफेसर, इस मूर्ति से बहुत सुकून वाबस्ता है, इसलिए तुमको बुलाया गया है। प्रोफेसर दुरानी ने कोई जवाब न दिया। वो तो उस मूर्ति की जानिब सहर जदगी के आलम में तके ही जा रहा था। तुम जवाब क्यों नहीं देते प्रोफेसर? मुझे 1-2 दिन दे दो डीएसपी। वैसे मेरा अंदाज़ा है कि ये मूर्ति फ्राइनाई मिस्र के किसी खानदान से ताल्लुक़ रखती है। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा। तुम ऐसा करो दुरानी, तुम मेरे ऑफिस के साथ वाला कमरा ले लो, उसमें अपनी रिसर्च करो। ये मूर्ति कहीं बाहर नहीं जा सकती। डीएसपी ने मुस्कुराकर कहा। मगर ये रिसर्च मेरी लैब में ज़्यादा बेहतर हो सकती है, दुरानी ने मुस्कुराकर कहा। हरगिज़ नहीं, ये हाई प्रोफाइल इंक्वायरी है। जैसी तुम्हारी मर्जी। प्रोफेसर दुरानी ने शाने उचकाए। इसके बाद प्रोफेसर दुरानी ने अपने आप को डीएसपी के ऑफिस के साथ वाले कमरे में ही बंद कर दिया। अपने साथ रिसर्च की तमाम ज़रूरी चीज़ें ले लीं। कोई 1.5 घंटा ही गुजरा होगा कि अचानक कमरे में से एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ में निहायत ही दर्द व करब के तासुरात मौजूद थे। चीख सुनते ही डीएसपी चौंक पड़ा। डीएसपी ने अपने 2-3 हवालदारों की मदद से दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर का मंजर देखकर सभी के चेहरों पर दहशत नजर आने लगी। प्रोफेसर दुरानी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनका सर मेज़ पर ढलका हुआ था और उनका असिस्टेंट फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था। डीएसपी ने भागकर प्रोफेसर को सीधा किया तो बेसाख्ता उनके मुंह से निकला, उफ खुदाया। प्रोफेसर इस दुनिया में नहीं थे। उनका चेहरा नीला पड़कर सूज चुका था। साफ जाहिर हो रहा था कि उनकी मौत में किसी सरीउल असर जहर का हाथ है। उनके माथे पर सांप के दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उनके असिस्टेंट का भी यही हाल था। ये सब क्या है? डीएसपी का सेक्रेटरी जो उनके साथ था लरजती हुई आवाज़ में बोला। मालूम नहीं, मेरी खुद अक्ल खब्त है और मूर्ति भी गायब है। इसका मतलब यह है कि दरगोश ठीक कह रहा था। अचानक वो बोलते बोलते रुक गया। फिर किसी ख्याल के तहत वो उनकी नोटबुक की तरफ चपटा। वहाँ सिर्फ 2 लफ्ज़ लिखे थे जो कि कुछ अजीब से थे। गामासा अनाथा। इससे आगे शायद मौत ने उनको मोहलत नहीं दी। काश वो तहरीर मुकम्मल कर लेते। डीएसपी बड़बड़ाया। वो इस मूर्ति के बारे में ज़रूर कुछ जान गए थे। हमारे मुल्क का एक अजीम सरमाया हमसे छीन गया। डीएसपी ने आबदीदा आवाज़ में कहा। सांप की मूर्ति की कहानी को आम आवाम से छुपा लिया गया, मगर प्रोफेसर की मौत और उनके मातियतों की हलाकत ने शहरियों पर काफ़ी बुरा असर डाला। बात तो इस पर ख़त्म नहीं हुई थी कि अब आम शहरी भी उस मूजी सांप का शिकार होने लगे थे। दरवाज़ा अकबर ने खोला। दरवाजे पर अजनबी सूरत देखकर अकबर चौंक गया। कौन हो भाई? एक हमदर्द, जवाब मुस्कुरा कर दिया गया। भाई, यहाँ किसी हमदर्द की ज़रूरत नहीं, अकबर ने गर्म होकर जवाब दिया। जानता हूँ, मैं सिर्फ दरगोश साहब के लिए पैगाम लेकर आया हूँ। अंदर आने दो अकबर, दरगोश ने यह सुनते ही कहा। उसके जिस्म पर निहायत ही मामूली किस्म का लिबास था। दरगोश के लिए वह बिल्कुल अजनबी था। कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? मैं बड़े सरकार का खादिम हूँ, आपको अच्छी तरह जानता हूँ और आपको बहुत बार डेरे पर देखा है। वो मुस्कुरा कर बोला। तो तुमको बड़े सरकार ने भेजा है? नहीं, तूसिया बीबी ने। क्या? दरगोश चौंक गया। जी हाँ। उसने सर हिलाया और जेब से एक लिफाफा निकालकर उसके हवाले कर दिया। लिफाफा देते ही वो चुपचाप बाहर निकल गया। दरगोश ने उसको रोकने की भी कोशिश नहीं की। लिफाफे में से एक तहरीर बरामद हुई थी जो कि टाइपशुदा थी। जाने तूसिया, जैसे ये ख़त मिले तो तुम फ़ौरन ही नीलम के घर चले आओ, मैं तुमको वहीं मिलूंगी। लेकिन बाबा को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं, और जब तक उनको पता चले मैं यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहती हूँ। तुम्हारी तूसिया।
दरगोश बिजली की सी तेजी से नीलम के घर पहुंचा। दरवाज़ा नीलम ने खोला। अरे भाईजान, उसकी आवाज़ में खुशी नुमाया थी। हाँ, और तुम सुनाओ, कैसी हो? आज दूसी आई थी, तभी तो आप यहाँ, वरना बहन कहाँ याद आती आपको, नीलम बसौरते हुए बोली। अरे तुम तो नाराज़ हो गई, ऐसी बात नहीं, वो जल्दी से बोला। मैं कुछ दिनों से अजीबोगरीब हालात से दो चार हूँ। कभी एक चक्कर से निकलता हूँ और दूसरा शुरू हो जाता है, और दूसरे से तीसरा। हुआ क्या? कुछ नहीं, फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया हूँ। गैलरी में फूलों की क्यारियों के करीब से गुजरते हुए बोला। हुआ क्या? नीलम ने घबरा कर पूछा। बस उस पुलिसदार सांप का चक्कर है, जिसने चंद पुलिस वालों को हलाक कर दिया था। हाँ, सुना तो मैंने भी था। किससे? दरगोश ने सवाल किया। आपके वो बता रहे थे, वो शर्मा कर बोली। वो कौन? दरगोश मुस्कुराया। आपके बनोई। ओह अच्छा, लेकिन हजरत हैं कहाँ? जॉब पर हैं। और तूसिया? वो अंदर कमरे में, चलें। और फिर वो दोनों एक कमरे में दाखिल हो गए। तूसिया उसको देखकर उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे के तासुरात इस बात की अक्कासी कर रहे थे कि मुलाकात खिलाफे तवक्को हुई है। उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ हैरत भी नजर आ रही थी। अरे आप यहाँ? आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? क्या मतलब? अब हैरान होने की बारी दरगोश की थी। तुमने बुलाया है मुझे एक खत के जरिए? लेकिन मैंने तो आपको कोई खत नहीं लिखा। दरगोश की हैरत मजीद बढ़ गई। इससे कबल के वो कुछ बोलता, ऐन उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वो आ गए। नीलम जल्दी से बोली। जब तक मैं उनको लेकर आती हूँ, आप लोग आपस में फैसला कर लें किसने किसको बुलाया है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही दरगोश ने जेब से वो खत निकाला और उसको तूसिया के हवाले कर दिया। तूसिया जैसे जैसे वो खत पढ़ती जाती, उसके चेहरे पर हैरत बढ़ती ही जाती। ये सब झूठ है। अगर मैं खत लिखूंगी तो टाइप क्यों करूंगी? मेरे पास तो कंप्यूटर है ही नहीं। मैं नीलम से मिलने आई थी, बाबा ने खुद कहा था जाओ मिलो। ओह, तो ये किसी की चाल है, दरगोश बड़बड़ाया। उसी लम्हे नीलम अंदर दाखिल हुई। यूं लग रहा था कि जैसे किसी ने तन्वीर में अमल कर दिया हो। चेहरा बिल्कुल ही सफ़ेद पड़ा हुआ था। दरगोश इस कैफियत को समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने नीलम के अकब में 4 नकाबपोशों को देखा जिन्होंने नीलम को कवर किया हुआ था। ये मंजर देखकर तूसिया की चीख निकल गई। खामोश खड़ी रहो, ज्यादा शोर तुम्हारे चेहरे पर तीसरी आंख बना सकते हैं, एक नकाबपोश को राया। मिस्टर दरगोश, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमको सिर्फ वो मूर्ति दरकार है। बस इन लड़कियों को मार भी सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी गर्दन पर मेरे 3 साथियों का खून है। बॉस का हुक्म है, मूर्ति नहीं मिली तो इन लड़कियों को ठिकाने लगा दो। ओह, दरगोश हंसा। तुम उन चारों में से एक हो जो सांप का शिकार हुए थे, मगर तुम कैसे बच गए? और तुम्हारा चूहा बॉस सामने आकर मुझसे बात करे। शायद अभी मेरी मौत का वक्त नहीं आया था, इसलिए बच गया। और बॉस, वो छोटे मोटे आदमियों से बात नहीं करता। याद रखना, एक यही छोटा आदमी तुम्हारे बॉस की मौत की वजह बनेगा, वादा है मेरा। बकवास बंद करो। और मूर्ति कहाँ है ये बताओ। मैं 10 तक गिनूंगा, इसके बाद इन दोनों की लाशें इसी जगह तड़प रही होंगी। उस नकाबपोश ने गिनती शुरू कर दी। तूसिया और नीलम दरगोश की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। दरगोश का जहन सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तेजी से काम कर रहा था। इससे कबल की गिनती पूरी होती, यक बयक 3 फायर हुए। नकाबपोशों के हाथ से रिवॉल्वर छूटकर उछले और दूर जा गिरे। एक नकाबपोश के हाथ से खून भी जारी हो गया। फायर की सिमत देखकर दरगोश चौंक गया। फायर कमरे में मौजूद खिड़की से हुए थे, जो कि बाएं तरफ वाली दीवार में लगी हुई थी। खिड़की के दूसरी तरफ बड़े सरकार अपने हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़े थे। उनके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। उनका अंदाज बड़ा ही शाना था। फिर वो खिड़की से कूदकर अंदर आ गए। दफा हो जो यहाँ से, वरना मेरा अगला निशाना तुम चारों की खोपड़ियाँ होंगी, बड़े सरकार ने गुर्राकर कहा। फिर वो बौखलाहट के आलम में वहां से फरार हो गए। बड़े सरकार के लम्हों पर बड़ी ही शानदार किस्म की मुस्कुराहट थी। दरगोश काफी गौर से उसको देख रहा था। ये रूप उसके लिए बिल्कुल ही नया था। बड़े सरकार ने बड़े ही वालेहाना अंदाज में उसको गले लगाया था। अरे बाबा, कहाँ हो तुम? नजर ही नहीं आते, बड़े सरकार ने मुस्कुराकर कहा। यूं लग रहा था कि थोड़ी देर पहले वाले वाक़े का उन्होंने कोई खास असर ही ना लिया हो, जबकि वो लड़कियां सख्ते किसी कैफियत में थीं। अरे नीलम बेटी, हम तुम्हारे घर में हैं, कोई चाय वगैरह भी नहीं पूछोगी हमसे? इतना कहना था कि नीलम और तूसिया बड़े सरकार को अजीब सी नज़रों से देखती हुई कमरे से बाहर निकल गईं। दरगोश अब भी बड़े सरकार को बगौर देखे ही जा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुँचे। आप यहाँ कैसे पहुँचे? दरगोश ने खोजते हुए लहजे में सवाल किया। मैं तूसिया को लेने आया था, गेट खुला देखा तो माथा ठिनका, अंदर दाखिल हुआ तो देखा, वो हंसकर बोला। उसकी बात सुनकर वो खामोश ही रहा। ना जाने क्यों बड़े सरकार की ये तौजीह उसकी समझ नहीं आ रही थी। उसको शुरू से ऐसा लगता था कि बड़े सरकार जो नजर आते हैं वो नहीं है। किस सोच में गुम हो गए? बड़े सरकार ने उसको सोचों में गुम देखकर कहा। नहीं, कुछ नहीं, सोच रहा था कि तूसिया को आए सिर्फ आधा घंटा हुआ है और आप इसको लेने भी आ गए। तुम पुलिस वालों की आदत भी शक करने की जाती नहीं। अरे भाई, वो मेरी बेटी है, मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ, वो हंसकर बोले। अब मैं पुलिस वाला नहीं रहा, मुअत्तल कर दिया गया हूँ, उसने मुंह बनाकर कहा।
ऐसा तो महकमे में होता ही रहता है, मगर कोई वजह तो होगी। अच्छा, आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ, एक मूर्ति की वजह से। मूर्ति? बड़े सरकार ने चौंक कर कहा। इस तरह चौंकने पर दरगोश हैरान हुए बगैर न रह सका, क्योंकि वो बड़े ही गैर मामूली अंदाज में चौंके थे। बात यह है कि मेरे हाथ एक मूर्ति लगी थी, सांप की मूर्ति, मगर वो मूर्ति हरगिज मूर्ति नहीं है। क्या मतलब? बड़े सरकार ने उसको गौर से देखा। दरगोश ने तवील सांस लेकर उसको मूर्ति के बारे में सब कुछ बता दिया कि किस तरह वो उसके हाथ लगी और किस तरह उसके साथी पुलिस वाले और नकाबपोशों की हलाकत हुई। क्या अब वो मूर्ति तुम्हारे पास है? बड़े सरकार ने बेचैनी से पूछा। दरगोश ने महसूस किया था कि जब वो अपनी दास्तान सुना रहा था, बड़े सरकार ने कई बार बेचैनी से पहलू बदला। नहीं, वो मूर्ति अब डीएसपी साहब की तहवील में जा चुकी है तो तुम्हारी ही बरादरी में, लेकिन अब मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर वो सोच में पड़ गया। अगर वो मूर्ति तुम्हारे हाथ लग जाती तो उसको फरोख्त करके मैं तूसिया के बाप की ख्वाहिश को तुमसे मंसूब कर देता। उसी लम्हे तूसिया और नीलम चाय और दीगर लवाजमात के साथ अंदर दाखिल हुई थी। मूर्ति उठाने का मेरा मकसद भी यही था कि मैं तूसिया को हासिल कर सकूं। मैं उस मूर्ति का खरीदार ला सकता हूं, बशर्ते कि तुम उसको फिर ला सको। बड़े सरकार ने अजीब सा लहजे में कहा। यह तो नामुमकिन है। वैसे भी कायदे से मुझे हवालात में होना चाहिए था और मैं वहां से गायब हूं। यह तुम इसलिए कह रहे हो कि मूर्ति तुम्हारे घर से बरामद हुई है। तुम फिक्र न करो, जब तक मैं हूं कोई कानून वाला तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। दरगोश ने कोई जवाब न दिया और चाय का कप उठाकर मुंह से लगा लिया। दरगोश का ज़हन तेजी से आने वाले हालात के बारे में सोच रहा था। अचानक बड़े सरकार के दोबारा बोलने पर वह चौंक गया। तुम चाहो तो मेरे डेरे पर रह सकते हो, जहां पुलिस तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दरगोश सोच में पड़ गया कि वह बड़े सरकार को क्या जवाब दे। बड़े सरकार बड़े गौर से उसकी तरफ देख रहे थे। जवाब दो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ तूसिया की मौजूदगी में मेरा रहना आपको बाद में बुरा तो नहीं लग जाएगा। और दूसरी बात, मेरा ज्यादा गायब रहना मुझे कानून की नज़रों में मशकूक बना सकता है। उसकी फिक्र छोड़ो। तुमको पुलिस वक्ती तौर पर जरूर तलाश करेगी, लेकिन इसके बाद सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे। अगर हमने मूर्ति हासिल कर ली तो हम एक दूसरी जिंदगी शुरू कर सकती है। फिर तूसिया तुम्हारी होगी। शहर में खौफ व दहशत का माहौल था। सरे शाम लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते। सांप के काटने की वारदातें बढ़ती ही जा रही थीं। पहले दिन फुटपाथ पर सोए 4 आदमियों को सांप ने काट लिया था। चारों की लाशें सूजी हुई फुटपाथ पर पाई गई थी। शहर भर में गश्त बढ़ा दिया गया। सांप की तलाश पूरे शहर में जारी थी। उसका नाम फजलू था। फजलू की उम्र 40 बरस के नज़दीक थी। अपनी जिंदगी फजलू ने चरस के धुएं में ही गुजारी थी। इस वक्त भी वो अपने घर वालों के मना करने के बावजूद घर से बाहर निकल आया। उसका इरादा अपने दोस्तों में जाकर चरस पार्टी करने का था। उनकी चरस पार्टी अक्सर कब्रिस्तानों में हुआ करती थी। रात के 12 बजे थे। फजलू अपनी ही धुन में गाता हुआ जा रहा था। अचानक उसको किसी चीज़ से ठोकर लगी। वो लड़खड़ाकर सड़क पर गिर पड़ा। चूंकि उसका नशा टूट रहा था, इसलिए उसको चोट कुछ ज़्यादा ही लगी थी। गिरते ही उसके मुंह से गालियों का तूफान जारी हो गया। वो उठा। अचानक उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। इसी से वो ठोकर खाकर गिरा था। जैसे ही वो उसके नज़दीक पहुंचा तो ये देखकर चौंक गया कि वो चमकती हुई एक सोने के सांप की मूर्ति थी, जिसकी आंखों में जड़े हीरों से निकलती हुई चमक बेहद तेज थी। फजलू समझ ही ना सका ये रोशनी क्या है। अचानक उसने हाथ बढ़ाकर इस मूर्ति को थाम लिया। मूर्ति को थामते ही फजलू को एहसास हुआ कि जिस चीज़ को हाथ में पकड़ रखा है वो बहुत गर्म है। उसने घबराकर इस मूर्ति को वापस सड़क पर फेंक दिया। मूर्ति के गिरते ही एक तेज किस्म की आवाज़ फजलू के कानों से टकराई। वो आवाज़ सीटी से मुशाबे थी। फजलू ने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई ना था। अचानक उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहाँ उसने मूर्ति को फेंका था। वहाँ एक सुनहरा सांप बल खा रहा था, जिसकी जिल्द सोने की तरह चमक रही थी। फजलू की आखिरी चीख बेहद दर्दनाक थी। दूसरी सुबह फजलू की भी नीली लाश सड़क पर पाई गई और पुलिस फिर बेबस थी। पुलिस के आला हुक्काम प्रेस और मीडिया को जवाब दे देकर थक गए थे। शहर के बड़े बड़े नामी ग्रामी सपेरों ने भी कोशिशें कर ली थी, मगर नाकामी ही हाथ आई। सरे शाम अब शहर में सन्नाटा नजर आने लगा था। कुछ लोग इन वारदातों को कहर इलाही से ताबीर करने लगे और कुछ लोग इनको जादू टूने का असर करार दे रहे थे। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। डीएसपी अपने ऑफिस में परेशान बैठा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यक व यक एक ख्याल उसके जहन में बिजली के कोंदे की तरह लपका। वो आप ही आप चौंक उठा। उसने हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम उठाया और माउथ पीस पर बोला, इंस्पेक्टर हमाद को फौरन भेजो। इतना कहकर उसने इंटरकॉम रख दिया और फिर किसी गहरी सोच में डूब गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एसएचओ उसके सामने हाजिर था। हमाद टिकटिकी बांधे अपने अफसर को देख रहा था, क्योंकि वो उसको बुलाकर जैसे भूल गया था। उसने देखा डीएसपी निहायत ही गहरी सोच में गुम है। उसको अपने गिरदोपेश का ही एहसास नहीं। आखिरकार हमाद ने उसको मुखातिब किया, जिससे वो चौंक गया। डीएसपी ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और फिर
तशवीश भरे लहजे में बोला। हाँ तो दरगोश की क्या रिपोर्ट है? सर वो ताहाल घर पर नहीं है। कई बार पुलिस पार्टी जा चुकी है मगर कोई कामयाबी नहीं हुई। उसने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा। सच कह रहे हो? यस सर, आप हुक्म करें तो वारंट जारी करवा देता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है वो मुजरिम नहीं है, बस लालच उस पर हावी हो गया था, जिसकी वजह से उसने वो मूर्ति निकाली होगी। उसने जो कुछ बताया था वो मुझे प्रोफेसर दुरानी की मौत के बाद सच लग रहा है। सर मैं समझा नहीं। रुको मैं समझाता हूँ। प्रोफेसर और उसके असिस्टेंट की मौत सांप की जहर से हुई, लेकिन सांप बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। इसके बाद सांप की मूर्ति कमरे में ना होने का मकसद वो गायब होने की सलाहियत रखती है। और दरगोश के 4 साथी भी किसी सांप के काटने से मरे हैं। और मुझे लगता है सांप और मूर्ति में कोई गहरा ताल्लुक है। जी सर ये तो है। और जब से दरगोश लापता हुआ है इन अमवात में इजाफा हुआ है। तुम यूँ करो, किसी आलिम को ढूंढो और दरगोश को भी। उसकी वापसी फौरी ज़रूरी है। मैं कोशिश करता हूँ कि दरगोश और किसी आलिम को ढूंढ सकूँ। कोशिश से काम चोरी की बू आती है। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट की ज़रूरत है। अवाम की जानो माल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक नया तजुर्बा करना चाहता हूँ। जी सर। दरगोश तूसिया के लिए बड़े सरकार के यहाँ चलाया था। वो हरगिज़ ना आता, मगर मोहब्बत करने वाले अपने महबूब के नज़दीक रहना ही सादत समझती है। यूँ तो उसको अपने घर का भी ख्याल आया था। ना जाने अकबर किस हाल में होगा। पुलिस वाले उसको ज़रूर तंग कर रहे होंगे। उसने एक तवील सांस ली और बिस्तर पर दराज हो गया। अब वो लेटा यही सोच रहा था कि उसको अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना होगा, वरना हो सकता है पुलिस उसको मफरूर करार दे दे। अचानक कदमों की आहट हुई। वो उठ बैठा। उसने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा तो अंदर दाखिल होने वाली तूसिया थी। उसके हाथ में खाने की ट्रे मौजूद थी। तुम? उसने हैरान होकर पूछा। क्यों, क्या आपको एतराज़ है? नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर तुमको किसी ने यहाँ देख लिया तो ना जाने क्या समझेंगे। भले से देख ले, मेरी बला से, तूसिया ने लापरवाही से कहा। दरगोश ने कोई जवाब ना दिया, बस उसी की तरफ देखता रहा। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो मुस्कुराई। सोच रहा हूँ कि तुम इतनी हसीन क्यों हो। उसकी बात सुनकर वो शर्मा गई और उसकी नजरें खुद झुक गईं। सारा हुस्न तो आपकी निगाहों में है, जिसने मुझ जैसी मामूली लड़की को खास बना दिया, वरना मैं किस काबिल। ऐसा मत कहो, दरगोश ने तड़प कर कहा। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर वो तड़प गई और फिर धीरे से बोली। ऐसा मत कहें, मरे आपके दुश्मन। इतना कहकर उसने दरगोश के हाथ पर हाथ रख दिया। हाथ रखते ही दरगोश ने अपने अंदर एक करंट सा दौड़ता महसूस किया। उसको यूं लगा जैसे उसकी रगों में बहने वाले खून की रफ्तार कई गुना तेज हो गई हो। उसने धीरे से तूसिया के हाथ पर से हाथ हटाते हुए कहा। बड़े सरकार कहाँ हैं? वो कहीं बाहर गए हैं और जल्द वापसी का इम्कान भी नहीं, वरना खाना आपको उनके साथ खाना पड़ता। और मैं भी मौका देखकर आपकी वजह से आई हूँ। वह मुस्कुरा कर बोली। एक बात बताऊँ, मैं भी तुम्हारी वजह से आया हूँ, वरना शायद मैं कभी ना आता। मगर बाबा तुम पर इतने मेहरबान क्यों हो गए? हाँ, हैरत तो मुझे भी है इस बात पर। मुझे वो लम्हा आज भी याद है जब उन्होंने नीलम के वलीमा पर तुम्हें मेरे साथ देखा तो उनके चेहरे का रंग मुतगैर हो गया था। दरगोश ने धीरे से कहा। हाँ, हैरत तो मुझे भी है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, दरगोश जल्दी से बोला। खाना मुझे अपने हाथों से खिलाओ। ना बाबा, खुद खाओ, तुम बच्चे नहीं हो। अगर किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। अच्छा, अगर किसी ने देख लिया तो? मुझे किसी की परवाह नहीं। तो बड़ा दबदबा है तुम्हारा, दरगोश ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, यहाँ के कवानीन ही कुछ ऐसे हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या वाकई ये ऐशो इशरत इसलिए है कि बड़े सरकार का ताल्लुक किसी नवाब घराने से है? क्या मतलब? वो चौंक गई। क्या इनके बाप दादा खानदानी अमीर हैं? कहाँ का खानदान, कैसा खानदान? मैंने आज तक होश संभालने से लेकर आज तक उनको अकेला ही देखा है। अब हैरान होने की बारी दरगोश की थी, क्योंकि बड़े सरकार ने अपने मुतालिक, अपने ख़ानदान के मुतालिक काफ़ी कुछ बताया था। ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे मुमकिन है? क्यों? मुझे अपने बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया था। वो झूठ बोलते हैं। उसके लहजे में नफरत दबी हुई थी। लेकिन इतना जानती हूँ, वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं। इतने गहरे कि मैं आज तक उनको खुद नहीं जान सकी। तूसिया का लहजा नफरत भरा था। तूसिया के लहजे की नफरत महसूस करके दरगोश खुद भी हैरान हुआ कि इस कदर नफरत क्यों। फिर ये ठाट बाट, ये सब कुछ मैं नहीं जानती, मगर इतना ज़रूर मालूम है कि उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा वसी हैं। आए दिन उनके पास बड़ी महंगी गाड़ियों में लोग आते हैं। अच्छा, दरगोश हैरत से बोला। ये एक बिल्कुल नई बात सामने आई थी। अब तो उनकी शख्सियत और ज़्यादा पुरस्कार मालूम होने लगी थी। उसको वो मंजर याद आने लगा जब उन्होंने 3 फायर किए थे, लेकिन मजाल है जो निशाना चूका हो। दरमियान में कोई पुरस्कार बॉस भी था जिसने बॉक्स स्मगल करवाया था, मगर कहाँ से? कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े सरकार का भी स्मगलिंग से कोई ताल्लुक हो? बहुत सी उलझनें थी जिनको सुलझाना बहुत ज़रूरी था। तूसिया थोड़ी ही देर तक उसके पास रही और फिर चली गई। दूसरे दिन जब वो सोकर उठा तो मुराद की सूरत उसको दिखाई दी। हजूर, बड़े सरकार नाश्ता पर याद कर रहे हैं। ओह, कहाँ?
आप फ्रेश हो जाए, मैं आपको साथ ले चलूँगा। फ्रेश होने के बाद दरगोश मुराद के साथ एक कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ एक मेज़ के गिर्द बहुत सी कुर्सियाँ मौजूद थीं। कमरे की डेकोरेशन वाकई बहुत ही ज़्यादा दीदा ज़ेब थी। मेज़ पर नाश्ते के तमाम लवाजमात मौजूद थे। चाय, पराठे, आलू का सालन, हलवा पूरी, गर्ज हर शय मौजूद थी। दरगोश ने मेज़ पर बैठते हुए बड़े ही गौर से बड़े सरकार को देखा। लगता ही नहीं था कि इंसान उम्र की 60 बहारें देख चुका है। किस कदर तवानाई थी इस चेहरे पर। बाबा आओ, मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कल रात ज़रा देर से वापसी हुई थी, इसलिए रात का डिनर तुम्हारे साथ नहीं ले सका। अभी भी मुझे कहीं जाना है, इसलिए सोचा कि नाश्ता तुम्हारे साथ हो जाए। इस तरह मेज़बानी का फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा। मेज़बान? हाँ भाई, तुम हमारे मेहमान हो और मेहमान का ख्याल रखना तो मेज़बान का फ़र्ज़ होता है। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? फ़िलहाल तो गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। अरे ऐसी बात नहीं, वो ऐसे तुम चाहो तो सांप की मूर्ति को हासिल करके करोड़पति बन सकते हो, बस वो एक दफ़ा हाथ लग जाए, उन्होंने हसरत से कहा। बड़े सरकार के लहजे में बेपनाह तलब और हसरत महसूस करके वो चौंक गया। लगता था कि इस मूर्ति की ज़रूरत उससे ज़्यादा बड़े सरकार को है। बड़े सरकार की शख्सियत अब मज़ीद उसकी नज़र में मुतनाज़ा हो गई थी। मैं पूरी कोशिश करूँगा। ज़रूर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ। मुझे सिर्फ ताज़ा अखबारात की ज़रूरत है। ज़रूर, मुराद को बता दो। बस मैं इतना चाहता हूँ कि वो मूर्ति जल्द अज जल्द तुम्हारे कब्ज़ा में आ जाए, ताकि तुम्हारी शादी तूसिया से हो सके। दरगोश ने कोई जवाब ना दिया। वो बस बड़े सरकार को जाते हुए देख रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर बड़े सरकार ने चौंक कर कहा, याद आया, शहर में किसी पुरस्कार सांप ने ऊधम मचा रखा है। बहुत से मासूम लोग मारे जा रहे हैं। जहरीला सांप? दरगोश चौंक उठा। इस तरह चौंकने पर बड़े सरकार ने उसको बगौर देखते हुए कहा, क्या तुम उस सांप को जानते हो? बिल्कुल। मेरी एक जगह ड्यूटी लगी थी साहिल समुंदर पर, जहाँ मेरे साथी पुलिस एहलकार उस मूजी का निशाना बने। साहिल के नाम पर दरगोश ने बड़े सरकार को चौंकते हुए देखा, सिर्फ एक पल के लिए। दूसरे पल ही बड़े सरकार का चेहरा पुरसुकून हो गया। दरगोश के दिलो दिमाग में बड़े सरकार के आगे रेड लाइन लग गई। अच्छा, अजीब बात है। हाँ, फिर कुछ लोग मेरे घर में घुस आए थे, उसी मूर्ति के हसूल के लिए जो मुझे इस रेड में हासिल हुई थी, मगर वो लोग भी मारे गए। अच्छा? बड़े सरकार ने अजीब से लहजे में कहा, जिसको महसूस करके दरगोश खुद भी चौंक उठा, मगर उसने महसूस न होने दिया। बड़े सरकार के जाने के बाद भी वो काफ़ी देर बैठा रहा। उसके चेहरे पर सोचों का जाल तना रहा। जब से वो फ्लैट से बाहर निकला था तभी से उस सांप की वारदातों में इजाफा ही हुआ था। वो अपने महकमा से रब्ता करना चाहता था, मगर कर नहीं पा रहा था। उसको यकीन था कि पुलिस ने अब तक उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए होंगे। दरगोश ने डीएसपी को सच बताने की कोशिश की थी, मगर भला आज के जदीद दौर में जहां इंसान तरक्की की बुलंदियों पर पहुंच चुका है, भला कौन यकीन करेगा? कोई सोने की मूर्ति जिंदा होकर इंसानों का कत्ल करती फिर रही है। अचानक एक ख्याल के पेश नज़र वो चौंक पड़ा था। उसको हमाद से मिलना होगा। हमाद ही था जो उसकी मदद कर सकता था। चुनांचे उसने हमाद से मिलने का फैसला कर लिया। इंस्पेक्टर हमाद को सोए थोड़ी ही देर हुई थी कि डोरबेल की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ा। गुस्सा तो उसको बहुत आया। रात की ड्यूटी से आने के बाद वो नाश्ता करके सोने की ही कोशिश कर रहा था कि डोरबेल बजने लगी थी। पहले तो उसने यही सोचा कि बजने दो, बजाने वाला तंग आकर खुद ही चला जाएगा। लेकिन जब बेल बजती रही तो वो नाचार उठ खड़ा हुआ। वो 2 साल कबल पुलिस में भर्ती हुआ था। सारी फैमिली गांव में थी और वह खुद पुलिस क्वार्टर में अकेला ही रहता था। अब उसकी कोशिश थी किसी तरह गांव में ट्रांसफ़र हो जाए। ताहाल उसको कामयाबी नहीं हुई थी। कौन है भाई? आ रहा हूँ। यार हमाद, मैं हूँ। बाहर से जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वह चौंका और उसने झट से दरवाज़ा खोल दिया। सामने दरगोश खड़ा था, जिसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। दरगोश को देखकर उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गईं और फिर वो आगे बढ़कर उससे बगलगीर हो गया। कहाँ था यार तू? दरगोश ने आहिस्ता से उसको खुद से अलग किया और फिर मुस्कुरा कर बोला, तू सुना, तेरी तबीयत कैसी है? तेरे ट्रांसफ़र का कुछ हुआ कि नहीं? मुझे छोड़, ये बता तू कहाँ था? आसमान खा गया था या ज़मीन निकल गई? मैंने कितनी जगहों पर तुझको तलाश किया। मुझे गिरफ्तार करने के लिए? दरगोश मुस्कुराया। मेरा भी यही ख्याल था कि तुम इसी वजह से अंडरग्राउंड हो गए हो, मगर तुमको सच मालूम नहीं। मतलब? उसने हैरत से पूछा। यार तुम अंदर तो आओ, क्या सारी दास्तान दरवाजे पर ही सुना दूं? हमाद ने कमरे की लाइट ऑन कर दी। फिर दोनों ही बिस्तर पर बैठ गए। हाँ, अब मामला क्या है, ज़रा खुल कर बयान करो। दरगोश ने मुस्कुरा कर कहा। यार तुम एक बात बताओ, तुमने आखिर मूर्ति वहाँ से उठाई ही क्यों? हमाद ने दरगोश की बात नज़रअंदाज करते हुए अपनी ही बात पूछ ली। बस यार, मोहब्बत के लिए इंसान क्या नहीं करता। कभी दूध की नहरें खोदता है और कभी पागलों की तरह इधर उधर घूमता है। उसकी बात सुनकर हमाद हंस पड़ा। समझ गया जानू, उसके बाप ने तेरे अमीर होने की शर्त रखी होगी और मूर्ति तुझको सबसे आसान टारगेट लगा होगा और तूने सोचा होगा कि कहाँ छोटे छोटे खांचे, एक ही बार हाथ मार लो, वारे न्यारे हैं।
दरगोश ने इस बात में सर हिलाया। अब तुम मिठाई खिला दो क्योंकि डीएसपी साहब ने तुमको मुआफ़ कर दिया। फिलहाल आप ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकते मगर अपने फ्लैट में ज़रूर आ सकती हैं। अरे ये कैसे हुआ? मैं तो खुद को एक इश्तिहारी मुजरिम समझ रहा था। 2 ही दिन कबल ऑर्डर जारी हुआ है और उम्मीद है जल्दी ही तुम बहाल हो जाओगे। क्या वाकई? हमाद ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। एक बात कहूँ, जब तुम बहाल हो जाओ एक बार ज़रूर इस रिश्वतखोरी वाली ज़िंदगी से तौबा कर लेना। वो बड़ा कारसाज है, मुआफ़ कर देगा। इस महकमे का माहौल ही कुछ ऐसा है, खर्चा पानी ना लो तो इंसान इसमें ढल नहीं सकता। मगर ये डीएसपी बहुत अच्छे इंसान है। मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द इस लानत को महकमा से ख़त्म कर देंगे। हमाद का लहजा संजीदा था। हाँ तुम ठीक कह रहे हो हमाद, मैं भूल गया था कि एक दिन मौत का मज़ा सबने चखना है। अगर ज़िंदगी ने वफा की और नौकरी पर बहाली हुई तो ईमानदारी से काम ज़रूर करूँगा। दरगोश के लहजे में एक अज़म था। यार नाश्ता किया तुमने? हाँ यार, करके निकला था। कहाँ हो इतने दिन से? बस यार, कभी यहाँ कभी वहाँ। दरगोश ने बात बनाई। मैं खुद को खाना बदोश तस्वुर कर रहा हूँ। अचानक दरगोश ने हमाद को चौंकते हुए देखा। यार मैं एक बात बताना भूल गया। कौन सी बात? यही कि तुम्हारी बात पर डीएसपी साहब को यकीन तब आया जब उन्होंने प्रोफेसर दुरानी की लाश देखी। क्या? प्रोफेसर की लाश? ये कब हुआ? डीएसपी ने प्रोफेसर को मूर्ति पर रिसर्च के लिए बुलाया और मूर्ति उनको दी। जब उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो दुरानी और उनका असिस्टेंट मरे हुए पाए गए। हमाद का लहजा ड्रामाई हो गया। उसकी बात सुनकर दरगोश के चेहरे पर तशवीश नजर आने लगी। इसका मतलब ये मूर्ति शहर में होने वाली तमाम अमवात की जिम्मेदार है और मेरे साथी पुलिस वालों की मौत की भी। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? हमाद ने उसको बगौर देखते हुए कहा। सबूत तो कोई नहीं, बस ये मेरे दिल की आवाज़ है। कानून दिल पर नहीं चलता मेरी जान। अच्छा एक बात तो बताओ, जब दुरानी की लाश मिली तो वहाँ वो मूर्ति थी या नहीं? नहीं यार, मूर्ति तो नहीं थी। अलबत्ता डीएसपी की सोच का जाविया ज़रूर बदल गया है। हमाद ने मुस्कुरा कर कहा। क्या मतलब? एक तो उन्होंने तुमको माफ़ कर दिया और दूसरा किसी आलिम को बुलाने को कहा है। उसकी बात पर दरगोश बेसाख्ता मुस्कुरा उठा। इसका मतलब ये हुआ कि अब पुलिस वालों का काम बाबा लोग करेंगे। जवाबन हमाद भी मुस्कुराने लगा। कदरे तवक्कफ के बाद हमाद ने कहा, यार एक बात समझ नहीं आती कि ये मूर्ति आई कहाँ से थी और जिस बॉक्स में वो सामान था वो किसका था। जवाबन दरगोश ने लाइलमी के इजहार में शाने उचका दिए। मैं भी चलता हूँ, इंशाल्लाह कल डीएसपी साहब से ज़रूर मिलूंगा। ज़रूर मिलना। वैसे भी कल एक आलिम साहब डीएसपी साहब से ज़रूर मिलेंगे। कौन है वो? पता नहीं, मैं नहीं जानता। उनके सेक्रेटरी को ज़रूर मालूम होगा, वही लाया पकड़ कर। रात हो चुकी थी। दरगोश ने सारा वक्त ही बड़े सरकार के डेरे पर अखबारात पढ़ते हुए गुजार दिया। एक दो बार तूसिया से भी मुलाकात हुई थी। जैसे ही बड़े सरकार आए उन्होंने उसको अपने कमरे खास में बुला लिया। दरगोश ने हमाद से की हुई मुलाकात का अहवाल गोश गुजार करना शुरू किया। वो बड़ी ही दिलचस्पी से दरगोश की रुदात सुन रहे थे। आखिरी मरहला पर तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक नमूदार हो गई, जैसे कि वो अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हों। दरगोश ने जानबूझकर दुरानी की मौत और उस आमिल का तज़किरा हज़फ कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने प्रोफेसर से मिलो। मैं कल वहाँ जाऊँगा। बिल्कुल जाओ और कोशिश करो कि वो मूर्ति तुमको मिल जाए। मगर वो मूर्ति तो पुरस्कार खासियत की आमिल है। दरगोश ने मुस्कुरा कर कहा। होगी, हमें क्या। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो इस मूर्ति को खरीद सकती हैं। खासकर ऐसी मूर्तियाँ बैरून मुल्क बहुत महंगी बिक जाती हैं, डॉलर्स में। बड़े सरकार की आंखों में लालच की चमक बढ़ गई। ये सुनकर दरगोश खामोशी रहा। अचानक दरगोश ने एक अजीब सायरन नुमा आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनते ही दरगोश ने बड़े सरकार को चौंकते हुए देखा। अब तुम जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे भी नींद आ रही है। और तुम भी सो जाओ ताकि कल ताज़ा दम होकर अपने मिशन पर निकल सको। दरगोश वहाँ से बाहर निकल आया। बड़े सरकार का यूं चौंकना दरगोश को कुछ अटपटा लग रहा था। ना जाने क्यों दरगोश को ऐसा महसूस होने लगा कि बड़े सरकार ने उसको जानबूझकर वहाँ से भगाया है। बड़े सरकार जो नजर आते हैं वो है नहीं। उनकी शख्सियत उसको और भी पुरस्कार नजर आने लगी। आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे कोई झींगर टर्राया हो। आवाज़ सुनकर वो अपने कमरे से बाहर निकल आया। वह सर से पैर तक स्याह रंग के चेस्टर में मलबूस था। बड़े ही आराम और सुकून से आगे बढ़ रहा था। उसके अंदाज से किसी भी तरह की उजलत जाहिर नहीं हो रही थी। फिर वो आगे ही बढ़ता गया। फिर एक राहदारी के सामने पहुंचकर रुक गया। राहदारी नीम तारीकी में डूबी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा और खामोशी थी। राहदारी से गुजरने के बाद अब वो एक खुली जगह पर आ चुका था। काफ़ी दूर जाकर अब वो एक खास मुकाम पर आकर रुक गया। अब वो इसी जगह जमकर खड़ा हो गया। फिर उसने 3 दफ़ा ताली बजाई। फ़ौरन ही से 2 कदम के फासले पर एक खला नमूदार हो गया। उस खला में सिवाय तारीकी के और कुछ ना था, लेकिन वो बेधड़क होकर इस तारीकी में नीचे उतर गया। वो सीढ़ियाँ थीं जिन पर वो कदम रख रहा था। जैसे ही वो 5वीं सीढ़ी पर पहुंचा, खुद ब खुद चारों तरफ रोशनी की बौछार हो गई। अब सब कुछ साफ और वाजे दिखाई दे रहा था। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक मेज़ और कुर्सी मौजूद थी। दीवार पर एक कंप्यूटर स्क्रीन नस्ब थी और साथ ही एक माइक भी मौजूद था। मेज़ पर एक बोर्ड नस्ब था जिसमें बेशुमार किस्म के
रंग बिरंगे बटन नस्ब थे। कंप्यूटर स्क्रीन भी ऑफ थी। उससे थोड़े ही फासले पर ट्रांसमीटर नस्ब था। झींगरनुमा आवाज़ फिर सुनाई दी, जो कि उसी ट्रांसमीटर से बरामद हुई थी। सियापोश ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। फ़ौरन ही जैक की आवाज़ सुनाई दी। बॉस, मैं जैक बोल रहा हूँ। ओवर। हाँ बोलो, क्या बात है? ओवर। आवाज़ कदरे बैठी हुई थी। बॉस, आज वो दरगोश इंस्पेक्टर हमाद से मिला था। अच्छा, फिर? बॉस, मालूम नहीं हो सका कि वो हमाद से क्यों मिला। तो ये बताने के लिए मुझे फ़ोन किया था? तुम्हारी रिपोर्ट अधूरी है। बॉस की आवाज़ गुस्सीली हो गई। सॉरी बॉस, मेरा ख्याल है कि उस मूर्ति के सिलसिले में मिला होगा उससे। अपना ख्याल अपने पास रखो। और तुम बहुत निकम्मे और नाकारा साबित हो रहे हो। अब तक उस मूर्ति के हसूल के लिए कुछ नहीं कर सके। बड़े सरकार जैसे टुच्चे से तुम डर कर भाग आए थे। सॉरी बॉस, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब सुनो। अब आखिरी बाजी खेलने का वक्त आ गया है। इसके बाद दरगोश खुद हमें मूर्ति दे देगा और बड़े सरकार के सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। वो क्या प्लान है बॉस? उसकी बात सुनकर स्यापोश के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। फिर उसने जैक से जो कुछ कहा उसको सुनकर जैक की आंखें खुली की खुली रह गईं। प्लान तो बहुत जानदार है बॉस। इससे घी सीधी उंगली से ही निकल आएगा। हाँ, तुम अपने सारे आदमियों को इस्तेमाल करो। लाशों के ढेर भी लगाने पड़े तो लगा दो। याद रखो, ये काम जब ही होगा जब बड़े सरकार घर में ना हो, बॉस ने सफाकी से कहा। ओके बॉस, ओवर एंड ऑल। डीएसपी ने उसे फौरन ही अपने ऑफिस में बुलवा लिया। दरगोश के साथ इस वक्त हमाद भी मौजूद था। ऑफिस में इस वक्त एक और आदमी भी मौजूद था, जो कि सफ़ेद रंग के शलवार सूट में मलबूस था। दोनों ने ऑफिस में दाखिल होकर सलाम किया, जिसके जवाब में डीएसपी साहब ने उनको बैठने का इशारा किया। इनसे मिलो, ये प्रोफेसर अहमद शाह है, माहिर अमलियात। डीएसपी ने दरगोश से उस दूसरे आदमी का तारुफ कराते हुए कहा। दरगोश ने उसको सर से पैर तक देखा तो वो उसे काफ़ी सुलझा हुआ इंसान मालूम हुआ। 40 से 42 बरस का ये शख्स अपने हुलिये से कहीं से भी आलिम मालूम नहीं होता था। वो बड़े ही गौर से दरगोश को देख रहा था। इनको मैंने बुलवाया है ताकि उस मूर्ति के बारे में कुछ मालूम कर सकें, डीएसपी ने मुस्कुरा कर कहा। दरगोश ने कोई जवाब ना दिया, बस खामोश ही रहा। अरे तुम कुछ कहोगे नहीं इस बारे में? डीएसपी ने जल्दी से कहा। सर, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी उस हरकत पर। कोई बात नहीं, तुम भी इंसान हो, गलती इंसान से होती है। मेरा ख्याल है अगर तुम उस मूर्ति को बॉक्स से ना निकालते तो ऐसे वाक़यात फिर भी ज़रूर पेश आते। बहुत शुक्रिया बॉस, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी अदालत इंसान का अपना ज़मीर है। और याद रखना, रिश्वतखोरी बेईमानी तो हम अपनी ज़िंदगी में कर लेंगे और शायद पकड़े भी ना जाएं, मगर याद रखना वो सब देख रहा है। डीएसपी का लहजा संजीदा था। शुक्रिया सर, मैं वादा करता हूँ अब से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके, आगे से ख्याल रखना। डीएसपी ने इतना ही कहा था कि वो किसी ख्याल के पेश नज़र चौंक पड़ा और फिर शर्मिंदा सा होकर बोला, सॉरी, मैं चाय या कॉफ़ी का कहना भूल गया। इतना कहकर उसने इंटरकॉम पर चाय का ऑर्डर दिया और प्रोफेसर की तरफ मुतवज्जा हो गया। प्रोफेसर शाह बदस्तूर बड़ी ही दिलचस्पी से दरगोश को दिख रहा था। तो प्रोफेसर शाह, क्या सोचा आपने? डीएसपी ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। मैं तैयार हूँ, मगर काम शुरू करने से पहले तो मूर्ति की ज़रूरत पड़ेगी। शाह बदस्तूर दरगोश की तरफ देखता हुआ बोला। दरगोश को उसकी बात पर हैरत थी कि शाह उसमें इस कदर दिलचस्पी क्यों ले रहा है और क्यों इस तरह उसको देख रहा है। ये बात उसके लिए काफ़ी हैरानकुन थी। अभी वो सोच ही रहा था कि ऑफिस का दरवाज़ा खुला और पीएन चाय की एक ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दे आया। उसके जाने के बाद डीएसपी ने शाह को मुखातिब करके कहा, वह मूर्ति तो गायब हो चुकी है, अब हमारे पास नहीं है। फिर तो नामुमकिन है। हाँ, उस मूर्ति को सबसे पहले हाथ इस नौजवान ने लगाया था। प्रोफेसर शाह ने दरगोश की जानिब इशारा करते हुए कहा, अगर इसके इस्तेमाल की कोई चीज़ मिल जाए तो मदद मिल सकती है। उसने दरगोश की जानिब देखते हुए कहा। दरगोश ने कुछ कहे बगैर अपनी जेब से रुमाल निकालकर प्रोफेसर शाह के हवाले कर दिया। प्रोफेसर शाह ने उसी वक्त वह रुमाल मेज़ पर फैला दिया और अपनी जेब से 5 कोनों वाला पीतल का एक सितारा निकालकर रुमाल के वस्त में रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। हमाद और डीएसपी बड़ी ही दिलचस्पी से यह नज़ारा देख रहे थे, जबकि दरगोश के लबों पर हकारत भरी मुस्कुराहट थी, जैसे वो कह रहा हो, उस मूर्ति के सामने बड़े बड़े फेल हो गए, तुम क्या कर सकोगे। थोड़ी ही देर में उस रुमाल का रंग सुर्ख होने लगा। यूं लग रहा था कि जैसे किसी ने उसको आग में तपा दिया हो। यही हाल उस तिकोने सितारे का भी था। दरगोश ने देखा कि प्रोफेसर का चेहरा मुतगय्यर होने लगा। अचानक उसने आंखें खोल दी। उसकी आंखें देखकर सभी चौंक पड़े थे। यूं लगता था जैसे उनमें खून उतर आया हो। पानी, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा। दरगोश ने आगे बढ़कर पानी का गिलास प्रोफेसर के सामने कर दिया, जिसको वो एक ही सांस में खाली कर गया। क्या हुआ प्रोफेसर? वो सोने की मूर्ति नहीं है। उसके लहजे में खौफ था। फिर क्या है? डीएसपी ने पूछा। मैं नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि उसके अंदर बहुत कुव्वत है और इस लड़के से उसका कोई ताल्लुक है। प्रोफेसर शाह ने सहमे हुए लहजे में जवाब दिया। मुझसे ताल्लुक? दरगोश चौंक गया। मेरा इल्म यही कहता है। तुम झूठ बोलते हो। भला मेरा उससे क्या वास्ता? दरगोश ने चिल्लाकर कहा। मेरा इल्म झूठ नहीं बोलता। कोई तो ऐसी बात है जो कि
तुम उस मूर्ति से लिंक्ड हो। मैं इस मूर्ति की तुमसे तारीख मालूम करना चाहता हूँ प्रोफेसर, डीएसपी ने भराई हुई आवाज़ में कहा। मेरा इल्म बहुत महदूद है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि वो अनाथा है, और अनाथा को मिस्री तारीख में देवता समझा जाता था। अनाथा? ये बड़ा अजीब सा नाम है, और वो मूर्ति है कहाँ? इस बार हमाद बोला। हो सकता है तुम्हारे फ्लैट में हो। दरगोश, एक बार वहाँ जाकर तो देखो, डीएसपी ने संजीदगी से कहा। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? दरगोश ने कहा। मैं यकीन से नहीं कह सकता, बस मेरा दिल कह रहा है, डीएसपी ने मुस्कुरा कर कहा। दरगोश कुछ कहना ही चाहता था कि उसी लम्हे उसके मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। दरगोश ने जब मोबाइल स्क्रीन देखी तो वहाँ एक नया नंबर था जो कि सेव नहीं था। दरगोश ने फौरन ही फ़ोन को रिसीव किया। दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। आवाज़ कदरे बैठी हुई थी, यूँ लगता था जैसे कोई भेड़िया गुर्राया हो। मिस्टर आसिफ अहमद दरगोश? जी, बोल रहा हूँ। हमारे दरमियान जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, मैं चाहता हूँ वो ख़त्म हो जाए। क्या मतलब, कौन हो तुम? दरगोश ने तेज़ लहजे में कहा। मेरे आदमी ने 2 बार तुमसे मूर्ति हासिल करने की कोशिश की, मगर वो ना मिली, और अब मैं चाहता हूँ तुम इज्जत से मेरे हवाले कर दो। अच्छा, तुम बॉस हो? दरगोश ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, तुमने ठीक पहचाना, मैं वही हूँ जिसका सामान तुमने पकड़ा था। ओह, तो मूर्ति तुम्हारी थी? ठीक पहचाना तुमने। दूसरी तरफ से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मेरा ख्याल है तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, दरगोश ने संजीदगी से कहा। बकवास बंद करो। मेरे आदमी गधे थे जो मूर्ति हासिल न कर सके। अब काम की बात सुनो। तुम्हारी जाने जिगर, नूरे नज़र मेरे कब्ज़ा में है। अगर तुम 2 घंटे के अंदर मूर्ति लेकर नादिर महल नहीं पहुंचे तो तूसिया की लाश तुमको मिल जाएगी। बकवास बंद कर मरदूद। गुस्सा की ज्यादती के सबब वो इसे आगे कुछ न कह सका। इसके बाद फ़ोन बंद हो गया। क्या हुआ? हमाद ने पूछा। उन्होंने तूसिया को अगवा कर लिया, अब उसके बदले मूर्ति मांग रहे हैं। तूसिया कौन? डीएसपी ने फौरन पूछा। बड़े सरकार की बेटी, उससे मेरी शादी होने वाली है। मूर्ति भी मैंने उसी चक्कर में चुराई थी। तो फिर तुम जाओ फौरन अपने फ्लैट, कहीं मूर्ति वहाँ ना हो। मैं पुलिस पार्टी के साथ बड़े सरकार के डेरे पर जाता हूँ, हो सकता है यह खबर झूठी हो, डीएसपी ने तवील सांस लेकर कहा। 2 घंटे के अंदर ही पुलिस पार्टी ने बड़े सरकार के डेरे पर छापा मारा। मोबाइल फ़ोन वाली बात बिल्कुल दुरुस्त थी। बड़े सरकार के सारे आदमियों की लाशें उनको बरामदे में ही मिल गईं, जिनको गोलियों से भून दिया गया था। तूसिया के कमरे में तूसिया की नौकरानी इस हालत में मिली थी कि वो बेहोश थी और बेहद जख्मी, लेकिन जिंदा थी। बड़े सरकार और तूसिया का कहीं पता नहीं चल सका। शायद उन लोगों ने दोनों को अगवा कर लिया था। गोया इस खेल का अब खात्मा होने वाला था। जब डीएसपी उस टीम के साथ बड़े सरकार के कमरे में पहुंचा तो दीवार पर बड़े सरकार की कद्दे-आदम तस्वीर को देखकर चौंक गया। उसके चेहरे पर सोच नजर आने लगी। क्या हुआ सर? हमाद ने उसको सोच में डूबा हुआ देखकर पूछा। कुछ नहीं, ना जाने क्यों इस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले कहीं देखा है। सर, इसका नाम तो कोई नहीं जानता, मगर इसके बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, हमाद ने कहा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बरसों पहले इसको देखा था, डीएसपी ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा। हो सकता है सर, आपने इसको किसी केस में पकड़ा हो। केस की बात सुनकर डीएसपी एकदम चौंका और फिर बोला, मैंने इसको उधमपुर के रेलवे स्टेशन पर एक 12 साल की बच्ची के साथ गिरफ्तार किया था। इसने उस बच्ची को अपनी बेटी जाहिर किया था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे इसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और उस बच्ची को मैंने अपनी बेगम के हवाले कर दिया था और इसको लॉकअप में बंद कर दिया। 2-3 दिन गुजरे होंगे, ये वहाँ से फरार हो गया और मेरे 4 जानेसार पुलिस वाले भी मारे गए। फिर पुलिसरार तरीके से मेरे घर से वो बच्ची भी। इसको हमने बहुत ढूंढा मगर ये नहीं मिला, डीएसपी ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही वो पुलिसरार बॉस हो जिसका जिक्र दरगोश ने किया था? मुझे यकीन नहीं। अगर ऐसा होता तो वो अपनी बच्ची को क्यों अगवा करता? डीएसपी ने संजीदगी से कहा। सर, इस दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है, हमाद ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा। उसकी बात सुनकर डीएसपी सोच में पड़ गया। फोरेंसिक वालों को फ़ोन करो और फिंगरप्रिंट वालों को भी बुलवा लो। और हाँ हमाद, तुम इसके बाद एक और पुलिस पार्टी तैयार करो जो कि नादिर महल में रेड मारेगी। मुझे लगता है कि आज की रात उस मूर्ति के ड्रामे से पर्दा उठने वाला है। ओके सर, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि ये बड़ा सरकार खुद का है जबकि इसके डेरे पर इतना बड़ा कांड हो गया, हमाद ने कहा। मालूम नहीं, मगर यह आदमी मुझे मशकूक लगता है। डीएसपी ने बड़े सरकार की तस्वीर की तरफ इशारा किया। दरगोश आंधी और तूफान की मानिंद अपने फ्लैट पर पहुंचा था। फ्लैट के दरवाजे को देखकर उसने तवील सांस ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत दिनों के बाद उसने अपने घर के दरवाजे को देखा था। दरगोश ने बेहद उजलत में अपने फ्लैट का दरवाज़ा बजाया। कुछ ही लम्हों के बाद गेट खुल गया। अरे दरगोश बाबू, आप? अकबर ने उसको देखकर खुशी से पूछा। कहाँ थे आप? पुलिस कई बार आ चुकी थी। दरगोश ने अब की बार भी कोई जवाब ना दिया और सीधा ही अपने कमरे की जाने बढ़ा। उसके चेहरे पर बदहवासी देखकर अकबर ने दोबारा कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं की। दरगोश ने जैसी अलमारी खोली, मूर्ति उसकी तवक्कुआत के मुताबिक उसके कपड़ों के ढेर पर ही मौजूद थी।
मूर्ति देखकर दरगोश ने तवील सांस ली और फीकी सी मुस्कुराहट से बोला, शुक्र है कि तुम मिल गए, वरना वो लोग ना जाने क्या करते। इतना कहकर उसने मूर्ति उठाकर अपनी पतलून की जेब में रख ली। दरगोश का रुख अब नादिर महल की तरफ था, जहां उसने तूसिया को बंदी बना रखा था। काफ़ी देर तक मोटरसाइकिल चलाने के बाद बिलाखिर वो नादिर महल तक पहुंच गया। नादिर महल के गेट पर उसको 2 नकाबपोश खड़े नजर आए, जिनके हाथों में रिवॉल्वर मौजूद थे। मिस्टर दरगोश, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, मूर्ति लाए हैं, एक नकाबपोश ने उसको देखकर कहा। दरगोश को न जाने क्यों उसकी आवाज़ जानी पहचानी लगी। हाँ लाया हूं, मगर पहले तूसिया फिर वो मूर्ति। दरगोश ने अपने कंधे पर लटके हुए चमड़े के बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा। ज़रूर, एक ने हंसकर कहा, चले हमारे साथ। उसने दरगोश को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कहा। दरगोश ने इधर उधर देखते हुए उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। थोड़ी देर के बाद वो एक हॉलनुमा कमरे में मौजूद थे, जहां 4 लोग और भी थे, वो भी नकाबों में थे। खुशामदीद मिस्टर दरगोश। दरगोश ने चौंक कर चारों तरफ देखा। यह आवाज़ दीवारों से निकलती हुई महसूस हो रही थी। कौन हो तुम, सामने आओ, दरगोश ने कड़क कर कहा। ज़रूर तुम्हारे सामने आऊँगा, क्योंकि तुमने मुझे भी परेशान किया और मेरी मदद भी की। आवाज़ कदरे बैठी हुई थी। सामने तो आओ, मैं भी तो देखूं वो कौन है जिसकी मैंने मदद की है। तुम्हारा दिल तो नहीं फटेगा ना? आवाज़ तंज से भरपूर थी। हरगिज़ नहीं, इस सीने में फौलाद का दिल है। खूब, मैं बहादुरों की कदर करता हूँ। दरगोश ने हाथ में पकड़ा हुआ बैग मजबूती से थाम लिया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था कि इस नई और अजीब सूरत हाल में वो क्या करे। उसी लम्हे दीवार शिक हो गई। उस दीवार में एक रास्ता नजर आ रहा था। इसी रास्ते से जो सबसे पहले बरामद हुआ वो तूसिया थी। उसकी आंखों पर स्याह पट्टी बंधी हुई थी और दोनों हाथ पुश्त पर एक रस्सी से बंधे हुए थे, और वो रस्सी एक नकाबपोश के हाथ में थी जो कि सर तापा सियाह था। मूर्ति मेरे हवाले कर दो, बैठी हुई आवाज़ दरगोश के कानों से टकराई। ज़रूर, मगर पहले तूसिया, दरगोश ने संजीदगी से कहा। उसके हाथों की गिरफ्त जेब में रखे रिवॉल्वर पर सख्त हो गई। उसने सोच लिया था कि अगर उसने ज़रा भी होशियारी की तो उसको गोली मार देगा। नकाबपोश शायद दिमाग पढ़ने की सलाहियत रखता था, फ़ौरन ही बोला, अपना रिवॉल्वर निकाल कर मेरे साथियों के हवाले कर दो, वरना जब तक तुम असलहा यूज़ करोगे मेरी गोली इस लड़की का काम तमाम कर देगी। मजबूरन दरगोश ने अपनी गन निकाल कर सामने वाले एक नकाबपोश को दे दी। उल्लू के पट्टों क्या इसकी तलाशी नहीं ली थी? नकाबपोश अपने साथियों पर धाड़ा। बॉस, गलती हो गई। एक नकाबपोश गिड़गिड़ाया। जैक, तुम नागिर से भी ज़्यादा निकम्मे साबित हो रहे हो। ऐसी गलती दोबारा हुई तो नागिर के पास पहुंचा दी जाओगे। हाँ तो मिस्टर दरगोश, अब ये बैग मेरे हवाले कर दो। नकाबपोश अपने साथियों से निमटने के बाद दरगोश से मुखातिब हुआ। नहीं, पहले मेरी तूसिया को मेरे हवाले करो। नहीं, तुम शर्त रखने की पोजीशन में नहीं हो। तुम बैग उठा लो, मैं लड़की छोड़ता हूँ, नकाबपोश ने सफाकी से कहा। दरगोश यहाँ भी बेबस था। उसने वही किया जो नकाबपोश ने कहा। बैग लेते ही नकाबपोश ने तूसिया को धक्का दिया था। तूसिया सीधी दरगोश की बाहों में आ गिरी। दरगोश ने फौरन ही तूसिया को संभाल लिया और उसकी पट्टी और हाथ खोल दिए थे। आंखें खुलते ही तूसिया ने चुंधियाई हुई आंखों से दरगोश को देखा था। मूर्ति तो मुझे मिल गई, अब मैं चाहता हूँ कि तुमको ख़त्म कर दूँ मिस्टर दरगोश, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी सारी उलझनें दूर कर दूँ। इतना कहकर उसने अपने चेहरे से नकाब नोच फेंका। नकाब से जो सूरत बाहर आई उसको देखकर दरगोश चौंक उठा, जबकि तूसिया के हलक से चीख निकल गई। जैक और दूसरे नकाबपोश भी हैरत में पड़ गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि आदमी उनका बॉस हो सकता है। बाबा आप, तूसिया चिल्लाई। मुझे पहले ही शक था बड़े सरकार कि तुम ही बॉस हो। लानत है तुम पर, जिसको बेटी कहते हो उसी को ही गवा किया। ये मेरी बेटी नहीं है और मेरा नाम मानीनी है। इस लड़की से तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, सारी जिंदगी इसी से प्यार किया, बड़े सरकार ने हंसकर कहा। क्या? अब हैरत की बारी दरगोश की थी। हाँ, मेरी मोहब्बत इससे 12 साल पुरानी है। क्या बकवास है। ये तो मुझे मालूम था कि तुम मेरे बाप नहीं हो, मगर ये नहीं मालूम था कि तुम्हारी नज़र मुझ पर है। जब ये अक्सर तुम्हारी नज़रों पर मैं उलझ जाती थी। तूसिया ने गुस्सा और दुख से कहा। यह बकवास नहीं, ये कहानी 12 साल पहले शुरू होती है, जब तुम पैदा हुई। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माँ चल बसी। तुम्हारी देखभाल मेरे जिम्मे लगा दी गई। तुम्हारा बाप, जो कि गांवासा का नेक दिल हुक्मरान था, मुझ पर बेहद भरोसा करता था। तुम पैदा हुई तो बेहद हसीन थी। उसी वक्त ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैंने फैसला कर लिया था कि तुम बड़ी हो जाओगी तो तुमको अपनी बीवी बनाऊंगा। तुम्हारी पीठ पर एक खास निशान बनाया गया। वो निशान हमेशा ही उस कबीले के हुक्मरानों और उनके औलादों के जिस्म पर बनाया जाता है, ताकि बाद में हुक्मरानी उन्हीं को मिल सके। ये गमासा की सदियों पुरानी रवायत है। तुम्हारे बाजू पर मुकद्दस अनाथा को बाजूबंद से जड़ कर बांध दिया गया। वह तुम्हारा मुहाफिज था। फिर गमासा कबीले में बगावत ने जन्म लिया। तुम्हारा बाप सरदार लासा, जो एक नेक दिल हुक्मरान था, अपने नायब की साजिशों के आगे टिक ना सका। जब उसको यकीन हो गया कि उसकी हुकूमत ज़्यादा नहीं टिकेगी, तो उसने मुझे जंगल वाले किले में जाने का हुक्म दिया, ताकि वह उस किले में अपने साथियों के साथ छुपकर उस बगावत से लड़ सके। लेकिन उस गरीब को मौका ही ना मिल सका।
एक रात युकाश ने अपने साथियों के साथ हमला करके तुम्हारे निहत्थे बाप को घेर लिया। जब तक वो उस तक पहुंचते उसने तुम्हें तुम्हारे पालतू घोड़े पर सवार करके वहां से भगा दिया। लेकिन युकाश के साथियों ने देख लिया, उसने घोड़े को और तुम्हें शदीद जख्मी कर दिया। लेकिन वो बेजुबान जान बचाकर फरार होने में कामयाब हो गया। तुम्हारे बाजू पर बंधा हुआ मुकद्दस अनाथा वो उस कबीले में ही रह गया और अनाथा के सबब ही वो घोड़ा जान बचाकर भागने में कामयाब हो पाया। तुम जब मेरे पास पहुंची तो अनाथा तुम्हारे बाजू पर नहीं था। मैं तुमको वहां से लेकर फरार हो गया। मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने दुश्मनों के हत्थे चढ़ो। वहां से फरार होने के बाद मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर पकड़ा गया और पुलिस ने मुझे बच्ची के अगवा के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। फिर मैं 4 पुलिस वालों को मारकर वहां से फरार हो गया और तुमको लेकर देवनगर आ गया। जिंदगी गुजारने के लिए मैं मुनशियात फरोशी, स्मगलिंग और दीगर जुराइम का सहारा लिया और बड़ा आदमी बन गया। हाशिम दारा मेरे ही कहने पर लड़कियां अगवा करता और उनको बैरून मुल्क फरोख्त कर देता। और वह घंटी की आवाज़ जो एक बार तुमने और तूसिया ने सुनी थी, वो इस बात का इशारा थी कि नई लड़कियां आ चुकी हैं। यह सारा काम हाशिम के सुपुर्द था, वही इसकी निगरानी करता था। लेकिन वो एक बेवकूफ़ी के सबब पकड़ा गया। उसने अपनी अगवा की हुई लड़की के साथ ज्यादती की और उसको मार डाला। इंस्पेक्टर जिब्रान ने ही उसको गिरफ्तार किया था। फिर जिब्रान से बदला लेने के लिए मैंने ज्वेलरी स्टोर लूटने का प्लान बनाया और मैं कामयाब हुआ और जिब्रान मेरे हाथों मारा गया। जिब्रान को तुमने मारा? दरगोश ने चिल्लाकर कहा। सबर, कहानी ख़त्म नहीं हुई। जिब्रान को तो मरना ही था। ये दुनिया ईमानदारों के लिए नहीं। हाशिम दारा को भी मुझे मरवाना पड़ा क्योंकि वो पुलिस की नज़रों में आ चुका था। उसको तुम्हारे जरिए छुड़वाने का मकसद भी यही था। मुझे डर था कि उसको जेल में सच की उल्टी ना हो जाए। फिर गमासा में जो मेरे वफादार थे वो नाथा को मुसलसल ढूंढ रहे थे। एक रोज़ वो उन्हें मुकद्दस मंदिर में मिल गया जहाँ नाथा तूसिया से जुदा होने के बाद अजगुद पहुँच गया था। जब भी कोई मुहाफिज अपने आका से जुदा होगा तो अजगुद उसी जगह पहुँच जाएगा जहाँ से बुलाया गया था। फिर उसको वहाँ से वही हिला सकता है जिसका वो मुहाफिज है। मेरे साथियों ने अनाथा को वहाँ हिला तो दिया, लेकिन अनाथा गुस्से में आ चुका था। जब अनाथा को लॉन्च के जरिए स्मगल करके लाया गया तो उसको पहली बार तुमने छुआ। तूसिया के जिस्म की खुशबू तुम्हारे अंदर मौजूद थी। इसको सूंघकर उसने तुमको कुछ ना कहा, मगर उसकी कुव्वतें मुसलसल तूसिया को ढूंढती रहीं और मंदिर से हटाने के जुर्म में वो बेगुनाह इंसानों की भींट लेता रहा। जिन्होंने उसको मंदिर से हटाया और जिस लॉन्च के जरिए वो लाया गया वो सब के सब मारे गए। लॉन्च वाला लॉन्च समेत समुद्र में गर्क हो गया और वो मेरे साथी जिन्होंने अनाथा को वहाँ से हटाया था पुरस्रार तौर पर मारे गए। और अब वो मेरे पास है। बड़े सरकार ने तवील सांस लेकर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। तुम निहायत ही नीच इंसान हो बड़े सरकार, मगर मेरी उलझन अभी दूर नहीं हुई कि तुम अनाथा को क्यों ढूंढ रहे थे? दरगोश ने कहा। अच्छा सवाल है, बड़े सरकार ने मुस्कुराकर कहा। मैं इस मुकद्दस सांप की वजह से दोबारा जवानी हासिल करूंगा। तूसिया, जिसका असली नाम अर्शी है, मैं इससे शादी करूंगा। घमासा का वो खजाना जिसकी कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए है, जो उसके बाप ने बगावत के खौफ से कहीं छुपा दिया था, उसको ढूंढूंगा और चैन की जिंदगी गुजारूंगा। उसने सफाकी से कहा। मैं तुमसे नफरत करती हूँ बड़े सरकार, तूसिया ने हकारत से कहा। उसकी बात सुनकर बड़े सरकार की आंखों में करब सा नजर आने लगा। दूसरे ही पल उसकी आंखें पुरसकून हो गईं। जब तक मेरे पास ये है, तुम्हारी नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी, उसने मूर्ति बैग को प्यार करते हुए कहा। इतना कहकर उसने बैग से उस सांप की मूर्ति को निकाल लिया। उसकी आंखें अब भी हीरो की तरह चमक रही थीं। जाम्बू, जुगाशाली, अम्बालाश। बड़े सरकार ने लामानी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। शायद यह अनाथा को मुखातिब करने का तरीका था। फिर वो बड़े ही प्यार से बोला, ए मुकद्दस अनाथा, मैं तुझे तेरी मालिक तूसिया के नाम पर हुक्म देता हूँ कि इन सबको मार दे। ये सारे तेरी तूसिया के दुश्मन हैं और दरगोश तेरी तूसिया को मारना चाहता है। बड़े सरकार ने उस मूर्ति को चूम कर कहा। फिर दूसरे ही लम्हे सबकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि बड़े सरकार के हाथ में एक जिंदा सुनहरा सांप बल खा रहा था। फिर वो हुआ जो किसी ने ना सोचा था। उसने अनाथों को अपने साथियों के सिमत उछाल दिया। उसके साथी उस उफ्ताद से बुखला गए और यहाँ वहाँ भागने लगे। एक ने फायर भी खोल दिया, मगर अनाथा ने उनको मौका ही ना दिया। दरगोश और तूसिया ने हैरत अंगेज मंजर देखा। जैक और उसके तमाम साथियों की चिल्लाने की आवाज़ें बड़ी ही दिलदोज थीं। फिर देखते ही देखते वो सारे अनाथा की सफाकी का शिकार हो गए। उनकी नीली लाशें उनकी वफादारी का मुंह बोलता सबूत थीं। बड़े सरकार के फलक शगाफ कह के पूरे हॉल में गूंज रहे थे। अब वो सांप कहर बरसाता हुआ दरगोश की जाने बढ़ रहा था। तूसिया पत्थर बनी है, सब देख रही थी। उस सांप और दरगोश के दरमियान का फासला कम ही होता जा रहा था। फिर वो हुआ जो बड़े सरकार ने सोचा ही ना था। दरगोश और उस सांप के दरमियान तूसिया आ गई। अनाथा तूसिया को देखकर उसी जगह रुक गया। उसने अपना फन ज़मीन से लगा लिया। ऐ मेरे मुकद्दस मुहाफिज, ये मेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरा आका है। मेरा दुश्मन वो है, उसने बड़े सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब सांप का रुख बड़े सरकार की तरफ हो गया। वो तेज़ी से रेंगता हुआ बड़े सरकार की जानिब भी बढ़ रहा था। ये क्या कर रही हो तुम? वो चिल्लाया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत, तूसिया ने हकारत से कहा।
दरगोश ने देखा कि यह सब सुनने के बाद बड़े सरकार के चेहरे पर कब्रिस्तान का सा सन्नाटा छा गया। तूसिया, अनाथा से कहो इसको मत मारे, दरगोश ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा। मगर क्यों? मैंने कहा ना, ये अपनी सज़ा कानून से हासिल करेगा, जिल्लत और रुसवाई इसका मुकद्दर है। अच्छा, तूसिया ने कहा। फिर तूसिया ने अनाथा को रोक दिया। अनाथा वापस मूर्ति में तब्दील हो चुका था। बड़े सरकार ने चौंक कर उन दोनों की जानिब देखा। फिर उसी लम्हे पुलिस के जवान अंदर दाखिल हुए। उनकी सरबराही डीएसपी कर रहा था। उसने बड़े सरकार को घुटनों के बल झुके देखा और उसके 4 साथियों की लाशें भी देखीं। बड़े सरकार की आंखों में अजीब सा सन्नाटा था। आखिर तुम 12 बरस बाद मिल ही गए, उसने मुस्कुराकर तंजिया लहजे में कहा। इतना कहकर वह तूसिया और दरगोश की जाने बढ़ गया, जबकि हमाद उन लाशों का जायजा ले रहा था। उसी लम्हे एक फायर की आवाज़ गूंजी। आवाज़ बड़े सरकार की तरफ से आई थी। सबने चौंक कर उसकी सिमत देखा तो उसके हाथ में रिवॉल्वर था और उसकी कनपट्टी से खून बह रहा था, जो कि ज़मीन पर फैल चुका था। उसने खुदकुशी कर ली थी। सभी उसकी जाने बढ़े थे। मैं तूसिया से मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे नफरत ना करो। मोहब्बत तो ना उम्र देखती है ना ज़ात। तुम मेरे करीब थी तो दिल को सुकून था। तुम्हारे बगैर ये ज़िंदगी मौत से भी बरतर है। जब तक जिंदा रहा तुम्हारी मोहब्बत में, अब मरूंगा तो तुम्हारी ही। बड़े सरकार अपनी बात मुकम्मल न कर सके और उसकी आंखें बेनूर हो गईं। तूसिया समेत सब लोग उस लाश को हकारत भरी नज़रों से देख रहे थे, मगर शायद दरगोश की नज़रों में हमदर्दी थी। वह जानता था कि मोहब्बत करने वाले की नज़र में सही और गलत कुछ नहीं होता, बस होती है तो सिर्फ मोहब्बत। दरगोश की नज़रें अब बेनूर आंखों पर थीं, जो अब तूसिया भी देख रही थी। शायद मरने से पहले वो तूसिया के सरापे को अपनी निगाहों में कैद कर लेना चाहता था। ना जाने क्यों दरगोश का दिल उदास सा हो गया। मोहब्बत करने वालों के यहाँ ऐसे अंजाम की पुरानी रीत है। तूसिया, अब अनाथा को वापसी का हुक्म दे दो, दरगोश ने तूसिया को कहा। ना जाने क्यों बड़े सरकार की लाश देखकर उसका दिल रंजीदा हो गया था। तूसिया आगे बढ़ी और मूर्ति को बैग में डालकर सरगोशी की और फिर उठ खड़ी हुई। चंद ही लम्हात के बाद सबने बैग खोला तो अनाथा इसमें नहीं था। गुलाम ने अपने आका को हुक्म मान लिया था और वह मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी थी।